हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी सेंटर द्रोणा स्टडी सेंटर में। और डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए इसका तीसरा लेक्चर आप लोगों के बीच में लाया हूँ। आज हम स्टडी करने वाले हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो हमने देखा था जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनते हैं वो दो तरीके से इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को। फर्स्ट क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग के बेसिस पे बॉन्ड्स मुख्यतः दो प्रकार के आपको बताए थे मैंने। पहला था आयनिक बॉन्ड या फिर इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज डिस्कस करेंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? The bond is the bond formed by the transfer of electrons from one atom to another in order to have octet in their valence shell, and the bond formed is called ionic bond. कैसे बनता है? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम। सोडियम के लास्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक होता है। और क्लोरीन, इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं ये जो सोडियम आपका सोडियम एटम है ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर क्लोरीन को कर देता है। इस तरीके से क्या होता है? आपका सोडियम आयन बनता है और ये क्या बन जाता है? आपका क्लोराइड एनायन बन जाता है। ये कैटायन बन जाता है, ये एनायन बन जाता है। और इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इसका नाम दूसरा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है और एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका NaCl, ये कंपाउंड आपका बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है? आयनिक बॉन्डिंग होती है। या फिर बोल सकते हैं the ionic bond is formed between cations and anions by the electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब काम करता है तो आयनिक बॉन्ड आपका बनता है। अब ये तो हुआ आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आयंस बने और हमने उनको मिक्स किया और आपका आयनिक कंपाउंड बन गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ कंडीशंस यहाँ पे होती हैं। इससे पहले कुछ बातों को हम देख लेते हैं, जैसे कुछ और एग्जांपल आपको जैसे आयनिक कंपाउंड्स के आपको बता देते। जैसे आपका KCl हो गया, MgCl2, ये एग्जांपल हो गए। इसके क्या हो गए? एग्जांपल। कुछ एग्जांपल हो गए आपके MgO, ये हो गया। इस तरीके से बहुत सारे आपके एग्जांपल हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कुछ एग्जांपल इसके होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को, तो सोडियम का जो आयन बन गया, इसके जो आउटर जो मोस्ट सेल होगा उसमें क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमिलरली क्लोरीन के पास भी क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दोनों ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। जैसे दूसरा हम देख लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम में कितना होता है आपका? पोटेशियम का तो 19 आपका होता है। इसके भी लास्ट सेल में क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या करता है? क्लोरीन को क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। क्लोरीन में आप देख पता है कि आपको 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बनाएगा आपका? K++ Cl नेगेटिव, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका KCl। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हमारे आयनिक बॉन्डिंग के होते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी नेसेसरी कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्डिंग होने के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे होती है इसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है?
जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है कि आयनाइज करना, और आयनाइज करने के लिए जो पोटेंशियल, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, और सिंपल सी बात है। जैसे सपोज दैट आपका क्या है, सोडियम। अब सोडियम को आपको कन्वर्ट करना है सोडियम कैटायन। अब इसके पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, तो इसको इलेक्ट्रॉन, इसके इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो पोटेंशियल, जो एनर्जी हमको यहाँ पे देनी होगी, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका। तो इसको बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम to convert it into a cation in its ground state and gaseous state and isolated gaseous state, you can say। तो isolated gaseous atom को हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमको वहां पे रिक्वायर्ड होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है क्या होना चाहिए, यहाँ पे लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो। तो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि जब कम एनर्जी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे, तो जल्दी हमारा आयन हमारा बन जाएगा। और ये जो आपका एटम है किस स्टेट में है, गैसियस एटम, और आयन भी क्या बनेगा आपका, गैसियस स्टेट में। गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में हम यहाँ पे जितनी एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे उसका क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरी चीज होती है, अब क्योंकि ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ये मेटल्स का क्या होता है, बहुत कम होता है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये क्या कहलाता है आपके एल्कली मेटल्स, या फिर आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये कहलाते हैं, और ये क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट साइड में होते हैं। और क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्कली मेटल्स के, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लास्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन एक या 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इजीली इनको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैटायन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब इजीली आपका कैटायन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, तो आयनिक बॉन्डिंग बनने में हेल्प होगी। दूसरी चीज डिस्कस करते हैं, ये हो गया आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, यहाँ पे हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू अगर यहाँ पर हमारी होती है, तो ये क्या करती है, हेल्प करती है आयनिक बॉन्डिंग बनने में हेल्प करती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुआ, टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जितनी ही नेगेटिव एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मानी जाती है, और वो उतना स्टेबल एनायन आपका बनता है। जैसे क्लोरीन है आपका, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है आपका, एनायन में बदल गया। और ये इसकी क्या होगी, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्लस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा ईजी से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आई एच, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव ही होती है। कैसी होती है आपकी, नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
कि जो हाईली नेगेटिव वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी, तो इसका मतलब एक बहुत स्टेबल आपका आयन बना है। तो दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज ये जो आपका होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये नॉन मेटल्स के लिए वैलिड होता है या बहुत वहां पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जैसे आपके हैलोजेंस हैं तो इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ओनली चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आसान होगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो एक गेन करके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, वो उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दूसरी नेसेसरी कंडीशन आपकी ये होती है। तीसरी चीज डिस्कस करते हैं, तीसरा आपका है लैटिस एंथैल्पी। तीसरा आपका है लैटिस एंथैल्पी, इसको यू से रिप्रेजेंट किया। तो इसकी डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 3 आयंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल। तो वो क्या कहलाती है? उसकी लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। इसकी वैल्यू भी क्या होती है आपकी? लैटिस एंथैल्पी क्या हाईली नेगेटिव होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हाईली नेगेटिव वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तो जब हाईली नेगेटिव वैल्यू इसकी होगी तो क्या होगा? ये भी आपको हेल्प करेगा आयनिक बॉन्डिंग के बनने में। तो 3 चीजें हमने देखी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, लो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो हमको देनी है वहां पे, तो कम एनर्जी वहां पे अगर हम कम एनर्जी देने से हमारा अगर कैटायन बन रहा तो वो ज्यादा हमें फेवरेबल कंडीशन होगी। दूसरा चीज हमने एक बात करी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो हाईली नेगेटिव होना चाहिए, और लैटिस एंथैल्पी आपकी क्या होती है? हाईली नेगेटिव का मतलब वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा आपकी आएगी। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब आपका होगा तो आपका आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा? इजीली बनेगा। सपोज हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के बनने में। किसके बनने में? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम जो आपका होता है गैसेस स्टेट में किस में कन्वर्ट होगा? आपका Na गैसेस स्टेट में आयन में कन्वर्ट होगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होगा। इसके लिए जो डेल्टा क्या बोलते हैं उसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है ये होती है इसकी वैल्यू आपकी होती है 495.8 किलोजूल पर मोल। इतनी एनर्जी हमको यहाँ पे इसको देनी होती है, तब जाके किसमें कन्वर्ट होगा? कैटायन में, पॉजिटिव आयन में आपका कन्वर्ट होता है। दूसरा चीज यहाँ पे जो हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन भी आपका गैसेस स्टेट में होगा, और ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड जब यहाँ पे करेंगे हम तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव गैसेस स्टेट। यहाँ पे इसके लिए यूज होगा टर्म, कौन सा टर्म यूज होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजी। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे होती है, इसकी वैल्यू आपकी होती है 348.7 किलोजूल पर मोल। ये नेगेटिव की है, देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव की वैल्यू। तीसरी हम बात करते हैं इनका कॉम्बिनेशन, जो आपके गैसेस स्टेट में जो आयन बने हैं सोडियम और क्लोराइड, ये कंबाइन करेंगे। Na पॉजिटिव गैसियस प्लस Cl नेगेटिव गैसियस इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा आपका NaCl सॉलिड। तो जैसे यहाँ पे हमने बोला 1 मोल आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका वहां पे आयनिक कंपाउंड आपका बनेगा। और इसके लिए जो लैटिस एंथैल्पी हम यू से जनरली दिखाते हैं इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी होती है, ये भी नेगेटिव की होती है, -788 किलोजूल पर मोल। तो आप देख रहे हैं कि जब ये दो आयन आपके जो बने हैं, NaCl का जो क्रिस्टल बना है, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -788। तो जितनी ज्यादा इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या होती है? उतनी ज्यादा होती है। तो लैटिस क्या हुआ? लैटिस एंथैल्पी, यानी कि लैटिस का मतलब हुआ जो आपके आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो एक लैटिस, एक जाल के रूप में आपका आयंस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आयंस एक जाल के फॉर्म में आपके होते हैं, तो लैटिस कहलाता है। तो उस लैटिस को बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी हुई? इतनी हुई, यानी कि
अगर हम उस लैटिस को तोड़ना चाहें तो हमें इतनी की बराबर क्या देनी पड़ेगी, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो टूटेगा। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आपका NaCl का क्रिस्टल बनता है। तो ये 3 टर्म इसके लिए ये होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। बात करते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो क्या क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखना। पहला इसका है क्रिस्टलाइन, नहीं सॉरी फिजिकल स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट इसका होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस स्टेट में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में आपका होता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल बनाना चाहूं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका होता है, इस तरीके का होता है। ये आपका NaCl का क्रिस्टल होता है। ये आपका सोडियम हो गया, ये क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम। ये हो जाएगा आपका क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम। उसके बाद आपका ये हो जाएगा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से इसका कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका है, आपका NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो आपके ये सेंटर में सोडियम है, ये क्या आपका सोडियम आयन है, और ये वाला जो आपका है क्लोराइड है। तो आप देख रहे हैं कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये कितने 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है, और ईच जो आपका क्लोराइड आयन है वो 6 आपके सोडियम आयन से सराउंडेड है। तो ये इनके नियरेस्ट नेबर कहलाते हैं, यानी कि नियरेस्ट उसके जो नजदीकी पड़ोसी है, नियरेस्ट नेबर। तो ये सोडियम के नियरेस्ट जो इसके जस्ट इसको जितनों से ये बॉन्डेड है, तो 6 क्लोराइड से आपका बॉन्डेड है। और क्लोरीन के लिए भी सेम इसी प्रकार की चीज है, 6 सोडियम से बॉन्डेड। तो इसका ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर क्लोराइड का भी कितना है, 6 है, और सोडियम का भी क्या है, 6 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, इसका क्रिस्टल लैटिस हुआ। तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टेट इनकी जो होती है। दूसरा चीज होता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, ये होता है इनका हाई होता है। क्या होता है, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। क्योंकि जो क्रिस्टल है इसको आपको क्या करना है, अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इसको ब्रेक करना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी होगी। तो ये पहले सॉलिड स्टेट में होता है, और फिर किस में होता है, जब हम उसको हीट करेंगे तो ये
मेल्ट होगा और क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड को हम बॉईल करेंगे तो बहुत ज्यादा उसको हमको क्या चाहिए, वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना नहीं होता है। एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना नहीं होता है, यहाँ पे पूरा जाल है, क्रिस्टल है। तो आयनिक कंपाउंड का जो होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तीसरी चीज जो यहाँ पे होती है कि सॉल्युबिलिटी। तीसरी बात करते हैं हम किसकी, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। तीसरा है इसका सॉल्युबिलिटी। soluble in polar solvent, polar solvent that is water आपका है पोलर सॉल्वेंट। इस प्रकार के जो पोलर सॉल्वेंट है जिनमें OH आपका ग्रुप होता है, पोलर सॉल्वेंट होते हैं जो, उनमें आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल। क्योंकि जो ये इनका जो पोलरिटी की वजह से, जो पोलर सॉल्वेंट है उनकी पोलरिटी की वजह से ये क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड को क्या करते हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इनका डाई, क्योंकि जो पोलर जो आपके सॉल्वेंट होते हैं इनका आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये बॉन्ड को ब्रेक करने में इनको बहुत इजी हो जाता है। इसलिए पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये हो गया इनका सॉल्युबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं आपके, नॉन कंडक्टर। क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके, नॉन कंडक्टर होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में जो, क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है आयनिक कंपाउंड्स की, वो आयंस की वजह से होती है। और सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। तो आपका सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। और जब हम इसको लिक्विड या फिर इनका सॉल्यूशन स्टेट में अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं, कंडक्टर। इन सॉल्यूशन, इन एक्वस पोजिटिव को, और सॉल्यूशन और मोल्टन जो भी है आपका, मोल्टन स्टेट में क्या होता है, ये कंडक्टर क्या होते हैं आपके, यहाँ पे कंडक्टर का काम करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये हो गया इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद होता है अगला इसका प्रॉपर्टी है आयनिक रिएक्शंस। आपने देखा होगा रिएक्शंस क्या होती है, स्लो रिएक्शंस होती है, फास्ट रिएक्शंस होती है। तो जो आयनिक रिएक्शंस होती है वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है। कैसी रिएक्शंस होती हैं, फास्ट रिएक्शंस। यहाँ पे जो आयनिक रिएक्शंस, कोई भी आयनिक रिएक्शंस होती है वेरी फास्ट होती है और जल्दी ही क्या बना देती है, अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आयनिक रिएक्शन को आप याद रखेंगे, फास्ट रिएक्शंस होती है, स्लो रिएक्शंस आपकी नहीं होती। इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, बहुत जल्दी है। उनकी 10 टू द पावर वेरी, जो इसकी पावर होती है 10 टू द पावर वेरी क्या होती है, बहुत छोटी होती है और बहुत कम समय में, नैनो माइक्रो सेकंड में ही क्या हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम इनका डायरेक्शनल नेचर की। किसकी बात करते हैं हम, लास्ट इसका जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं डायरेक्शनल नेचर। ये होता है इनका, इसका आपका ये हो गया 6th पॉइंट आपका है डायरेक्शनल नेचर। ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। क्या होते हैं आपके, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि बॉन्ड बनने का कोई डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होता है और ये किसी भी डायरेक्शन में आपका बॉन्ड आयन से के बीच में हो सकता है, झिकझैक इस तरीके से आयन से कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आपके हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अगर हम किसी दूसरे उसमें बॉन्ड के देखते हैं, जैसे आपका क्या होता है वाटर है, जैसे आपको पता है कि बॉन्ड ऐसे ही बना है तो वाटर का स्ट्रक्चर हमेशा इसी तरीके से होगा। लेकिन जैसे मैं अगर NaCl की बात करूं तो कहीं पे भी आपका Na हो सकता है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में Cl हो सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल नेचर आपका आयनिक कंपाउंड का होता है।